हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमीन का लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, जिसमें बात होगी एमीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित दूसरी अभिक्रिया के बारे में। पहला आपने पढ़ा है जिसमें आपने क्षारकता की बात किया है। एमीनों की रासायनिक अभिक्रिया में पहला आपने पढ़ा था क्षारकता के विषय में। ये एमीन जो है ये क्या करते हैं, H प्लस मतलब कि अम्लों से H प्लस को ग्रहण करके क्षारीय गुण को दिखाते हैं। ठीक है, उसमें आपने देखा, अब आपने पढ़ा भी था ना कि एल्किल एमीन और अमोनिया की क्षारकता की तुलना किया था। आपने पाया था कि एल्किल एमीन ज़्यादा क्षारकीय होते हैं या ज़्यादा क्षारीय होते हैं। और आपने क्या पाया था, पढ़ा था एनिलीन और अमोनिया की क्षारकता के विषय में। तो उसमें कौन ज़्यादा क्षारीय होता है? अमोनिया ज़्यादा क्षारीय होता है। और एनिलीन कम क्षारीय होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप पाया गया। C6H5 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, या बेंजीन रिंग जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रटा था, याद किया है कि एमीनों की क्षारकता वो भी जलीय अवस्था में याद रखना है। गैसीय अवस्था में तो केवल प्लस आई प्रभाव पर डिपेंड करता है। एमीनों की क्षारकता अगर गैसीय अवस्था में बात करें तो केवल प्लस आई प्रभाव पर डिपेंड करता है। प्लस आई समूहों की संख्या बढ़ती चली जाएगी तो एमीनों की क्षारकता बढ़ती चली जाएगी। उस हिसाब से आपने एमीनों की क्षारकता के विषय में क्या लिखा था कि 3rd डिग्री एमीन ज़्यादा क्षारीय होता है क्योंकि उसमें प्लस आई समूह ज़्यादा होते हैं। उससे कम 2nd डिग्री एमीन, उससे कम 1st डिग्री एमीन, सबसे कम अमोनिया होता है। लेकिन अगर जलीय प्रावस्था में बात करें तो जलीय प्रावस्था में एमीनों की क्षारकता आपको दो याद रखना है, एक मेथिल एमीन वाला, एक एथिल एमीन वाला। मेथिल एमीन, एथिल एमीन। मेथिल एमीन में क्या होता है? 213 कि सबसे ज़्यादा 2nd डिग्री एमीन होता है, उसके बाद 1st डिग्री, फिर 3rd डिग्री, फिर लास्ट में अमोनिया। और एथिल के केस में 231। इस बात को याद रखना, मेथिल में 213 और एथिल के केस में 231। आज बात होगी एल्कीलन अभिक्रिया, जो अगली अभिक्रिया है। एमीनों की अगली जो अभिक्रिया है वो एल्कीलन। एल्कीलन का मतलब है कि एमीनों में अगर एल्किल समूह प्रवेश करे तो जो आपने देखे ध्यान से, जो आपने पढ़ा नहीं था कि अमोनिया का एल्किल हैलाइड से क्रिया कराया, फिर 1st डिग्री एमीन, फिर 2nd डिग्री एमीन, बार बार क्रिया होता रहा, अंत में आपको चतुर्थक अमोनियम लवण मिला था ना। ठीक वही अभिक्रिया है। एमीनों में एल्किल समूह कब प्रवेश करेगा? अगर आप एमीन की अभिक्रिया किससे करा दे, एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो उसमें कौन प्रवेश कर जाएगा? एल्किल समूह प्रवेश करेगा। तो वो जो आपने पढ़ा था अमोनिया अपघटन, मैं लिख भी दे रहा हूँ कि जो आपने पढ़ा था अमोनिया अपघटन, वो यही अभिक्रिया है। ठीक है, थोड़ा बता दिया जा रहा है इसमें, वही कैसे प्रवेश करेगा वही लिखा गया है ना। एल्कीलन का मतलब है एल्किल समूह का प्रवेश। अब कब प्रवेश करेगा? जब आप एमीनो की अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे? एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? एल्किल समूह प्रवेश कर जाता है। इसको आप बोलते हैं एल्कीलन। इसको बारे में आपने पढ़ा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिया है RNH2 एमीन लिया है, इसकी अभिक्रिया RX से करा दें, एल्किल हैलाइड से करा दें, तो आपको क्या मिलेगा? HX निकल जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा? ये एमीन होगा, इसको मैं R डैश मान ले रहा हूँ, R डैश थोड़ा डिफरेंस दिखाने के लिए। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा RNH, R डैश मिलेगा, साथ में क्या निकल जाएगा? HX, साथ में HX निकल जाएगा। और ये अभिक्रिया कौन कौन दिखाएगा पता है? जो एल्कीलन अभिक्रिया है वो दिखाएगा 1st डिग्री एमीन और 2nd डिग्री, 3rd डिग्री नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पास H नहीं है ना, तो HX कहाँ से निकलेगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए 1st डिग्री एमीन था आपका, तो यहाँ पे ये देखा आपने एल्किल समूह प्रवेश कर दिया। अगर आप लेंगे 2nd डिग्री एमीन, और ये जानते कौन सी अभिक्रिया होती है? SN2 अभिक्रिया होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। यहाँ जो रिएक्शन होता है ना, आप ये भी रट लीजिए, नाभिक स्नेही, यहाँ लिख लेंगे आप एक विशेष पॉइंट, यह जो अमोनिया अपघटन या एल्कीलन अभिक्रिया है, ये कौन सा अभिक्रिया है? एक प्रकार का
प्रकार का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब जो आप यहाँ पे लेंगे एल्किल हाइड, उसके स्थान पे एरिल नहीं ले सकते आप। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही को नहीं दिखाता ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एरिल हैलाइड सामान्य कंडीशन में नहीं दिखाता, तो आपको यहाँ एल्किल यूज करना पड़ेगा। आपने मान लीजिए यहाँ पे लिया R2NH ले लिया आपने सेकेंड डिग्री एमीन, तो RX या भी R' मान सकते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, R2 कर लीजिए आप, NR' कर लीजिए, या दोनों R लगा दीजिए आप, HX बना दीजिए, कुल मिला के एल्किल समूह प्रवेश कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसको लिखने के बाद अगली जो अभिक्रिया आपकी होगी वो होगी एसीटिलन, या एसीलन कह सकते हैं इसको, एसीलन कहें या चाहे एसीटिलन कहें। ये जानते क्या होता है एसीलन या एसीटिलन? एसीटिलन क्या होता है, ये होता है एसिटिल समूह का प्रवेश, CH3 C डबल बॉन्ड O समूह का प्रवेश। अगर एल्किल समूह प्रवेश करेगा तो एल्किलन होगा, एमिनो के बारे में पढ़ रहे थे, एमिनो में प्रवेश कराएंगे। और एसिटिलन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा समूह प्रवेश करेगा, इसको आप बोलते हैं एसिटिल समूह। ठीक है, और ये कैसे प्रवेश करता है, जब आप एमिनो की अभिक्रिया चाहे एलिफैटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ठीक है, आप लिख सकते हैं एलिफैटिक, यहाँ एक अभिक्रिया लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ अगर आपने क्या लिया, थर्ड डिग्री एमीन लिया है, RX से अभिक्रिया नहीं होगी, तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ बात करें इसमें क्या होगा, एलिफैटिक या एरोमेटिक एमिनो में, एमिनो की लिखिए, एमिनो की एसिटिल एसिड या ऐसा लिखें आप लोग, एमिनो की एथेनोइल क्लोराइड या हैलाइड कह सकते हैं, एथेनोइल क्लोराइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड व एस्टर के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप इनमें एसिटिल समूह का प्रवेश, जानते हैं एसिटिल समूह कौन सा है, का प्रवेश यहाँ आ जाएगा ना, का प्रवेश एसिटिलन अभिक्रिया कहलाता है, कहलाता है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगर आप एमीन लेते हैं चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक, वही फर्स्ट या सेकंड डिग्री लेना, थर्ड डिग्री में तो नहीं हट पाएगा। ठीक है, ये इसको हटाना पड़ेगा ना, तो अगर देखें ध्यान से, अगर आपने ले लिया है फर्स्ट डिग्री में, मान लिया आपने RNH2 लिया है, इसकी अभिक्रिया मान लीजिए किससे करा दें आप करा दीजिए CH3COCl से करा दें, इसी को प्रवेश कराना है, तो यहाँ से H, यहाँ से Cl निकल जाता है, HCl निकल जाएगा, HCl निकल जाता है, और आपको मिलता क्या है, आप इसको ले जाके जोड़ लीजिए ना, वहां जोड़ लेंगे, आपको मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड O, और क्या मिलेगा CH3, यही तो है एसिटिल समूह प्रवेश कर जा रहा है।
और निकला है HCl। तो जब भी HCl निकलेगा ना तो आप पिरीडीन क्षार का यूज करेंगे। हाँ, क्षार का यूज करेंगे, वो भी कौन होता है, पिरीडीन, क्योंकि माध्यम बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाएगा। प्रबल अम्ल है ये एक प्रबल अम्ल है, तो माध्यम बहुत अम्लीय हो जाएगा। उस अम्लीयता को दूर करने के लिए आप क्या मिलाएंगे, पिरीडीन, जो कि एक क्षारक है। ठीक है, आप यहाँ सेकेंड डिग्री एमीन भी ले सकते हैं कि मान लीजिए आपने क्या लिया, R2NH लिया है, इसकी अभिक्रिया करा दिया आपने CH3C डबल बॉन्ड OCl, क्या मिलेगा आपको, वही सेम रखना है ना, HCl निकल जाएगा, यहाँ से Cl, यहाँ से H निकल जाता है, तो क्या होगा, HCl निकलेगा, आपको क्या मिलेगा, R2 हो जाएगा N C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ भी पिरीडीन का यूज करना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा आपने, मान लीजिए एथेनोइक एनहाइड्राइड ले लिया जाए, एमीन ले लें आप, एलिफेटिक या एरोमेटिक चाहे जो एमीन यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एमीन लिया है RNH2, इसकी अभिक्रिया करा दें CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, यही है एथेनोइक एनहाइड्राइड। वैसा भी लिख सकते हैं सीधा आप, क्या मिलेगा, आप एक बॉन्ड को ब्रेक करें, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और यहाँ से निकलता है H निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा CH3COO, H चला जाएगा और यही समूह प्रवेश करेगा। तो चाहे आप एसिड क्लोराइड से अभिक्रिया कराइए, चाहे आप एनहाइड्राइड से कराइए, चाहे एस्टर से कराइए, प्रवेश इसी ग्रुप को करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा R2NH C डबल बॉन्ड OCH3, साथ में इसको निकाल सकते हैं चाहे, या फिर यहाँ लिखिए, अगर आपके पास जगह हो तो उसके बगल लिख लीजिएगा, चाहे ऐसा ही लिख लें आप, CH3COOH। ठीक है, अगर आपने क्या लिया, यहाँ पे सेकेंड डिग्री में लेंगे तो यहाँ पे R2 नहीं होना चाहिए, R होगा। ठीक है, तो यहाँ पे R2 भी कह सकते हैं, सेम वही, बस यहाँ पे N गायब हो जाएगा, रिएक्शन करा लेंगे। मान लीजिए आपने RNH2 लिया है, इसकी अभिक्रिया करा दें एस्टर से CH3C डबल बॉन्ड O CH3 कर सकते हैं, चाहे C2H5 जो भी करें आप, मान लीजिए C2H5 कर दिया गया। यहाँ पे ना देखो, ये इतना प्रबल अम्ल नहीं है, इसलिए आप हम पिरीडीन का यूज नहीं करेंगे। HCl प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उस केस में आप क्षार का यूज कर लेंगे, CH3COH के केस में नहीं करना। ठीक है, यहाँ बात करें तो देखें ध्यान से, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, यहाँ आता है प्लस माइनस और यहाँ से H निकलता है, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा RNH C डबल बॉन्ड O CH3, निकलेगा क्या, प्लस C2H5। समझ पा रहे हैं आप लोग, सेकेंड डिग्री में लेंगे तो भी हो जाएगा, एलिफेटिक के स्थान पे एरोमेटिक भी ले सकते हैं। ठीक है, देखो बराबर, अच्छा देखिए ध्यान से, एसिटिलन से संबंधित अभिक्रियाएं हैं, इनको पूरा करना है, तो यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl निकल जाएगा ना भाई, और क्षार है पिरीडीन, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा C2H5 NH C डबल बॉन्ड O CH3 और HCl निकल जाएगा। अच्छा, इसका नाम लिख के बताएं आप लोग थोड़ा सा, एमाइड बता दो, इसका नाम क्या होगा। यहाँ देखें आप, एक H एक Cl निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा, मिलेगा आपको C2H5 NC2H5, और क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 HCl निकल जाएगा। इसकी बात करें, आप ऐसा ब्रेक कर दे,
प्लस माइनस और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा, क्या मिलेगा आपको? C6H5 NH C डबल बॉन्ड O CH3 और मिल जाएगा CH3 COOH। यहाँ बात करें तो यहाँ से क्या निकलेगा? Cl, यहाँ से HCl निकल जाएगा और क्या मिलेगा आपको? ये ग्रुप जाके जुड़ेगा CH3 NH C डबल बॉन्ड O C6H5 HCl। अच्छा, जानते हैं इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड। और जब देखो ये बेंजोइल ग्रुप है, मतलब इसमें जो ये ग्रुप है इसको बोलते हैं बेंजोइल ग्रुप। और इस अभिक्रिया को एसिटिलन में पढ़ते हैं, है एसिटिलन के ही जैसा, इसको बेंजोइलन कहा जाता है। अगर बेंजोइल ग्रुप प्रवेश करेगा तो आप इसको क्या बोलेंगे? बेंजोइलन। तो ये जो अभिक्रिया है आप इसको बोल सकते हैं बेंजोइलन अभिक्रिया। यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये अभिक्रिया बेंजोइलन अभिक्रिया है। नाम अच्छा देखें आयुपीसिया। देखो ऐसे आप इसको इधर मिलाएंगे, ये एमाइड हो जाएगा। C डबल बॉन्ड O है ना, देखो C डबल बॉन्ड O N होता है, ठीक है, यही एमाइड होता है। तो C डबल बॉन्ड O के साथ में N आएगा और इधर R मान लीजिए आप, यही एमाइड होता है। और जैसे यानी H के स्थान पे यहाँ पे R वगैरह भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो इसका नाम हो जाता है, नॉर्मली केस में क्या होता है? एल्केनामाइड। एल्केनामाइड। लेकिन मगर इस H के स्थान पे अगर R आएंगे, वो यानी कि साथ जुड़े रहेंगे, तो उनका नाम होता है Na लिकिल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आ जाए आपका RC डबल बॉन्ड O, ये आपको पढ़ाया गया है, NHR हो जाए तो इसका नाम क्या होता है? Na लिकिल एल्केनामाइड। दो हो जाएंगे तो NaL डाइएल्किल हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बात है यहाँ पे, जानते हैं कि आपका होगा, इसको इधर जोड़ लेंगे, दो कार्बन, एथेनामाइड होगा। एथेनामाइड को का सामान्य नाम एसीटामाइड भी है। अगर जो एथेनामाइड है C डबल बॉन्ड O NH2 है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O, N से मतलब रखें आप, S के स्थान पे R वगैरह भी आ जाएंगे। तो उस केस में इसका नाम होता है, देखो इसका नाम होता है एथेनामाइड या एसीटामाइड भी कह सकते हैं। एथेनामाइड आईयूपीसी नाम है, एसीटामाइड सामान्य नाम। इसका जो नाम होगा ना वो होगा, N के साथ में एथिल है और वो एथेनामाइड लिखा जाएगा, N एथिल एथेनामाइड। इसका भी नाम होगा एथेनामाइड। और दो एथिल है तो NN डाई एथिल कह दिया जाएगा। अब मान लीजिए एक एथिल एक मेथिल होता है, तब अलग अलग लिखते हैं, N एथिल N मेथिल एथेनामाइड, ऐसा हो जाता। इसका नाम होगा NN डाई एथिल एथेनामाइड। इसका भी नाम एथेनामाइड है और यहाँ फेनिल है, लिखा जाएगा N फेनिल एथेनामाइड। इसकी बात करें बेंजीन के साथ अगर आएगा तो हो जाएगा बेंजामाइड। बेंजामाइड, बेंजीन के साथ में अगर CONH2 मिलेगा तो आप इसको क्या बोलते हैं? बेंजामाइड। तो हो जाएगा N मेथिल बेंजामाइड। फटाफट लिखें आप। अच्छा देखिए ध्यान से, कार्बिल-एमीन अभिक्रिया, ठीक है। ये क्या होता है? चाहे एलिफेटिक चाहे एरोमेटिक एमीन ले लीजिए आप उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराओ, चाहे NaOH भी ले सकते हैं। क्लोरोफॉर्म और KOH की अभिक्रिया आपने पढ़ा था ना, ट्राइमर टीमन अभिक्रिया में क्लोरोफॉर्म KOH की अभिक्रिया होती है। वहां भी बनता है, वहां एक मध्यवर्ती बना था डाइक्लोरोकार्बिन, आपको याद होना चाहिए।
यहाँ भी वही मध्यवर्ती बनता है और उसी के थ्रू रिएक्शन होती है। डाइक्लोरोकार्बिन जैसे वहां बना था ऐसे यहाँ भी बनता है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म और केओएच की एल्कोहलिक केओएच की अभिक्रिया कराई जाती है, के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC में, चाहे एलिफेटिक एमीन ले चाहे एरोमेटिक एमीन ले, उसमें जो NH2 ग्रुप हो भी करेगा वो। हाँ ठीक है, चलिए KOH के स्थान पे NaOH, ठीक है चलो देखिए ध्यान से, NH2 NC में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखिए ध्यान से कैसे होता है कैसे नहीं, पहले आप समझेंगे। अगर आप मान लीजिए एलिफेटिक एमीन ले लिया आपने, एरोमेटिक भी हो सकता है, इसकी अभिक्रिया किससे कराया आपने, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH से कराया आपने, आपको R जो NH2 है कन्वर्ट हो जाएगा RNC में और निकलेंगे बाई प्रोडक्ट। मेन ये है, अब कैसे होता है इसकी मैकेनिज्म देखा जाए। ठीक है, अगर मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की बात करें, तो जानते हैं सबसे पहले ये क्रिया करते हैं, क्लोरोफॉर्म 3Cl है ना, और KOH ब्रेक होता है K प्लस OH माइनस, यहाँ से OH माइनस मिलता है। अब ये देखो तीनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन क्या निकालेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, H प्लस को निकालेगा। ठीक है, तो यहाँ से H प्लस और OH माइनस क्या निकल जाएगा, H2O, K प्लस को रहने दीजिए अभी। ठीक है, H2O निकल जाएगा और साथ में क्या निकलता है, आपको मिलेगा कार्बन पे माइनस और 3Cl रहेंगे। तो कार्बन माइनस जो है, कार्बन से ज्यादा स्थायी किस पे होगा, भाई क्लोरीन पे होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा विद्युतऋणी होता है। तो यहाँ से कार्बन न निकल, कार्बन पे माइनस ना होकर किस पे होगा, Cl माइनस निकलेगा, C पे माइनस नहीं रहेगा। अब अगले स्टेप में क्या निकलता है, Cl माइनस, यहाँ से निकलता है माइनस Cl हो जाता है, या नीचे लिख सकते हैं आप लोग, और क्या बनता है, आपको मिलेगा CCl2, इसी का नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ना, भाई कार्बन के बाहरी कोष में 4 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए 2 बचेंगे, यही मध्यवर्ती है डाइक्लोरोकार्बिन। अब क्या होगा देखो, KCl निकल जाएगा, अपना क्या है, जैसे ये K ये Cl निकल जाएगा। हाँ, अब ये बना है, अब यही अटैक करने वाला है डाइक्लोरोकार्बिन। ऐसा नहीं बहुत अस्थायी होता, ये अस्थायी होता है, तुरंत ये किस पे अटैक करेगा, एमीन पे। तो जब एमीन पे अटैक करेगा, आपका RNH2 है ना, इस पे अटैक कर रहा है डाइक्लोरोकार्बिन, अटैक नहीं करेगा मतलब ये समझे आप लोग, यहाँ इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है ना, अष्टक पूरा नहीं, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ये अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा, तो इस पे क्या आएगा, प्लस, और कार्बन पे क्या आएगा, माइनस। आप इसको इस प्रकार से लिखें, R यानी के पास 2H है और कार्बन के पास क्या है, 2Cl, ऐसा लिख लो ना भाई, कार्बन के पास 2Cl है यानी के पास 2H है, इस पे क्या है, प्लस है, और इस पे क्या रहेगा, माइनस। समझ पा रहे हैं आप, अंत में क्या होता है, यहां से एक HCl निकलता है और यहां से एक HCl, 2 HCl निकल जाते हैं। तो जब निकलेगा तो बॉन्ड बनेगा, बता दे रहा हूँ, जैसे यहां से एक HCl निकलेगा, एक बॉन्ड बनेगा, फिर निकलेगा 3 बॉन्ड बन जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहां से आप 2 HCl निकाल देंगे, आपको मिलेगा RN ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस। आपको पता है कि जो आपने पढ़ा है उपसंयोजी बंध के बारे में, कि अगर आप उपसंयोजी बंध को ऐसा ब्रेक करेंगे, उपसंयोजी बंध आगे चल के क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और यहाँ पे प्लस माइनस मिलता है। तो आप चाहें तो इसमें से एक बॉन्ड को उपसंयोजी बंध बना सकते हैं, भाई प्लस माइनस एक बॉन्ड है ना, उसको किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उपसंयोजी बंध। तो चाहे ऐसा लिखो चाहे आप ऐसा बनाए, RN डबल बॉन्ड और एक ये उपसंयोजी बंध बना दीजिए, यही आइसोसाइनाइड बन जाता है, आइसोसाइनाइड। और इसी परीक्षण को आप क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इजी है मैकेनिज्म, हार्ड नहीं। ठीक है, ये आपका बना है आइसोसाइनाइड।
आप चाहे यूज करें एलिफेटिक एमीन चाहे एरोमेटिक एमीन। एल्कोहलिक KOH रहेगा और क्लोरोफॉर्म रहेगा, सीधा बना दें आप NH2 को NC में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, लिखो फटाफट। ये रिएक्शन दिए गए जो अभी आपने पढ़ा है कार्बिलेमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिलेमीन अभिक्रिया में क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक एमीन की अभिक्रिया आप क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं और आपको मिल जाता है एमीन से मिलता है आइसोसाइनाइड, NH2 कन्वर्ट हो जाता है NC। ये केवल फर्स्ट डिग्री के लिए, फर्स्ट डिग्री एलिफेटिक या एरोमेटिक ऐसा लिख सकते हैं। सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमीन जो है वो कार्बिलेमीन अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करती। ठीक है, उनमें अगर क्लोरोफॉर्म और KOH डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं। यहाँ देखें आप, ये देखो ये फर्स्ट डिग्री एमीन क्लोरोफॉर्म KOH से क्या मिलेगा आपको मिलेगा CH3NC। यहाँ बात करेंगे तो यहाँ भी क्लोरोफॉर्म और क्या है KOH है, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा C2H5NC। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल आइसोसाइनाइड, सामान्य नाम है, इसको आप मेथिल आइसोसाइनाइड कह सकते हैं, आइसोसाइनाइड। यहाँ बात करें ये आपका एरोमेटिक एमीन है, यहाँ आपको क्या मिलेगा C6H5NC। आप इसको क्या कह सकते हैं, एरिल कह सकते हैं, चाहे एरिल भी कह सकते हैं, एरिल आइसोसाइनाइड। आप देखिए ध्यान से, ये नीचे एक रिएक्शन दी है, इसको पूरा करना है। यहाँ पे आपको साइनाइड दिया है, बेंजोनाइट्राइल बोल सकते हैं, बेंजोनाइट्राइल दिया है, इसका आंशिक जलावघटन कराएंगे। तो जब आंशिक जलावघटन कराएंगे तो आपको मिलेगा PHCONH2, CnCONH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका अभिक्रिया कराएंगे Br2KOH या NH2 जो एक दिया हाफमान अभिक्रिया, ये आपका हाफमान। यहाँ पे C डबल बॉन्ड गायब होगा तो आपको मिलेगा BHNH2। इसके बाद इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और KOH से कराएंगे तो आपको मिल जाएगा NC, यहाँ पे C कह सकते हैं, आपको मिलेगा PHNC। ठीक है, ये रिएक्शन। इसको पढ़ने के बाद आप अगली अभिक्रिया पढ़ेंगे हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, एमीनों का हिल्सबर्ग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो हिल्सबर्ग अभिकर्मक का इस फार्मूला होता है C6H5SO2Cl। ठीक है, इसका नाम क्या है देखिए, ये C6H5SO2Cl, इसको आप बोलते हैं एरिल, चाहे एरीन कह सकते हैं, चाहे बेंजीन कहें, आप इसको बेंजीन कह सकते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से चाहे तो बना सकते हैं। ये इसका समझना है। ठीक है, बेंजीन SO2Cl है, उसको आप बोल सकते हैं एरिल कहिए, चाहे एरीन कहें, चाहे बेंजीन कहें। बेंजीन को ही एरीन कहा जाता है और इसको सल्फोनिल, इसको क्लोराइड कहा जाता है, तो पूरा नाम हो जाता है। हाँ, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड कहें, चाहे एरिल सल्फोनिल क्लोराइड कहें, चाहे एरीन सल्फोनिल क्लोराइड, बातें की है। यही इसी को हिल्सबर्ग अभिकर्मक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, हिल्सबर्ग अभिकर्मक। अब ये एमीनों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट डिग्री एमीन होगा उसकी अभिक्रिया अगर हिल्सबर्ग अभिकर्मक से कराई जाए तो क्या होता है, उसको आप समझे कैसे। मान लीजिए आपने ले लिया है फर्स्ट डिग्री एमीन RNH2, इसकी अभिक्रिया करा दें आप C6H5S, डबल बॉन्ड O कर सकते हैं आप, डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ से H, यहाँ से Cl निकलता है। ठीक है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से Cl क्या निकल जाता है, HCl निकलता है। और देखो क्या मिलता है, आप चाहे इसको घुमा सकते हैं, ये पूरा ग्रुप है, इधर ला दीजिए, क्या मिलेगा आपको, मिलेगा RNH S डबल बॉन्ड O हाँ C6H5। तो देखो अगर यहाँ CO होता है,
जैसे मान लीजिए CONH होता है तो आप उसको नॉर्मली एमाइड कहते हैं ना, CON होता है NH2 वगैरह मान लीजिए भी होता है तो उसको आप एमाइड कहते हैं। सल्फर होता है तो सल्फोनेमाइड का है, सल्फोनिल ग्रुप है ना, SO2 कौन सा ग्रुप है, सल्फोनिल ग्रुप, जिसका नाम होता है सल्फोनेमाइड। ठीक है, अब इसका नाम क्या होता है, अब देखिए ध्यान से, ये मिला है आपको क्या, इसको बोलते हैं, देखो इस पूरे को मिला के कहा जाता है सल्फोनेमाइड। C6H5SO2 के साथ N रहे तो आप उसको सल्फोनेमाइड बोलेंगे, और इसमें N के साथ में एल्किल जुड़ा है, इसका नाम होता है N-एल्किल सल्फोनेमाइड। देखिए यहाँ पे ना ये जो H डबल बॉन्ड हो रही, ये क्या करेगा पता, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना कंजुगेशन के थ्रू। ये आप बोल सकते हैं कि H डबल बॉन्ड O ग्रुप कौन सा, ये भी आप पूरा ग्रुप बोल सकते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप, खींचने वाला समूह। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ से H निकलेगा, अल्फा मतलब यहाँ से अम्लीय H निकलेगा, तो जब यहाँ से अम्लीय H निकलेगा मतलब अम्लीय H है ऐसा मान लिया कि अम्लीय हाइड्रोजन है, तो अम्लीय हाइड्रोजन होने की वजह से यह जो है क्षार में घुल जाएगा। ऐसे टेस्टिंग किया कि फर्स्ट डिग्री में अगर क्रिया करेगा हिंसबर्ग विकर्मक के साथ तो N-एल्किल सल्फोनेमाइड बनाता है, नाम लिख देता है, और ये जो है यहाँ पे H होता है, N के पास H है, इसी वजह से ये जल में क्या होता है, क्षार में विलीन होता है, क्षार में विलीन क्यों है, क्योंकि बोल दो कि अम्लीय H है, यहाँ पे अम्लीय हाइड्रोजन। दूसरी बात क्या बोलेंगे, अगर आपने ले लिया सेकेंड डिग्री में R2NH ले लिया और इसकी क्रिया ऐसे कराई है C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl, और यहाँ जब देखेंगे तो क्या होगा, वही सेम होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl, आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा R2 कह सकते हैं, N हो जाएगा, SO2 चाहे ऐसा लिख लो, SO2Cl कर सकते हैं, एक्सपेंड फॉर्म में लिखें चाहे छोटे फॉर्म में लिखें, C6H5 होगा, इसका नाम होता है NN डाइएल्किल, फुल एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे, इसका नाम हुआ NN डाइएल्किल, दो एल्किल समूह है ना N के साथ, डाइएल्किल सल्फोनेमाइड या सल्फोनामाइड जो लिखेंगे, और यहाँ पे N के पास कोई H नहीं, फर्स्ट डिग्री में रिएक्शन करेगा क्षार में विलीन होगा क्योंकि अम्लीय H है, और ये जो रिएक्शन करेगा जो बनाएगा सेकेंड डिग्री में, यहाँ जो मिलेगा आपको, और ये क्या रहेगा, क्षार में अविलीन, क्षार में अविलीन होगा। और बात करेंगे थर्ड डिग्री में, ये फर्स्ट डिग्री में है, ये सेकेंड डिग्री में है, और ये आपका थर्ड डिग्री में। ये अगर क्रिया करेगा C6H5S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O Cl से, तो यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, N के पास H नहीं है ना, N के पास कोई भी हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये रिएक्शन नहीं होगा। इस प्रकार आप फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री तीनों एमिनो में डिफरेंस कर सकते हैं। फर्स्ट डिग्री एमिन को रिएक्शन करेगा, लेकिन वो जो मिलेगा सल्फोनेमाइड N-एल्किल सल्फोनेमाइड वो क्षार में अविलेय रहेगा, क्षार में विलेय रहेगा। सेकेंड डिग्री एमिन रिएक्शन करेगा लेकिन वो अविलेय मिलेगा, थर्ड डिग्री एमिन अभिक्रिया ही नहीं करेगा। इस प्रकार आप फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एमिनों में हिंसबर्ग विकर्मक की सहायता से डिफरेंस कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। वही बात लिखा गया है कि फर्स्ट डिग्री एमिन हिंसबर्ग विकर्मक के साथ अभिक्रिया करके N-एल्किल सल्फोनेमाइड का निर्माण करता है, जो कि क्षार में क्या होता है, विलीन। यही बात लिखा हुआ है। और जो सेकेंड डिग्री एमिन होगा वो हिंसबर्ग विकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, NN डाइएल्किल सल्फोनेमाइड, और ये क्या होगा, क्षार में
अभिदेय होगा। थर्ड डिग्री एमीन इन संपर्क अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। देखो बड़ा अच्छा देखिए ध्यान से, अगली अभिक्रिया है एमीनों की अगली अभिक्रिया जो है वो है नाइट्रस अम्ल के साथ। उसमें आप एलिफैटिक एमीन एरोमेटिक एमीन पढ़ेंगे तो आपको बता दिया जाए कि एलिफैटिक एमीन मान लो RNH2, ठीक है। अगर एलिफैटिक एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है, ठीक है, आपने ले लिया RNH2 और साथ में क्या ले लिया आपने नाइट्रस अम्ल, चाहे HNO2 ले लो या क्या यूज कर सकते हैं NaNO2 + HCl, ठीक है। चाहिए नहीं चाहिए आपको बता दिया जा रहा है। अगर आप इससे क्रिया कराएंगे ना, अगर मान लो इससे कराते हैं HNO2 से, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, OH होता है एंड डबल बॉन्ड O, तो यहाँ से एक H निकालता है, ये इस प्रकार से निकल जाता है, ठीक है। OH होगा एंड डबल बॉन्ड O। आपको ना अगर ये क्रिया करेगा, ये समझ लो, आप HCl मिलेंगे यहाँ पे, HNO2 + HCl ले लें आप, चाहे आप यूज़ कर सकते हैं क्या NaNO2 + HCl। अगर HNO2 + HCl यूज़ करेंगे ना तो यहाँ ये मान लो ना 2H है और 2H है, 2H हो जाएगा और 2H इधर है, 2 ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या आपका 2H2O निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचेगा, हाँ आपको मिलेगा RN2 और Cl मिलेगा, RN2 प्लस और Cl माइनस, यही मिलेगा। अगर आप HNO2 + HCl से कराएंगे तो वही होगा ना, H 2H और 2H इधर है, 4H 2 ऑक्सीजन 2H2 निकल जाएगा, बाकी जो बचेगा RN बचा हुआ है और ये यहाँ पर N2 बन जाएगा और Cl। आगे चल के ना ये आपका बनाएगा R+, बहुत कम समय के लिए बनाता है, ये बनाता है कार्बोधनायन। इसके बाद रिएक्शन आगे निकलता है, ये पहले इसमें कन्वर्ट होता है, फिर जाके ये यहाँ पे जो जल मुक्त हुआ है इससे फिर से क्रिया कर देता है, ये जहाँ पे जो जल मिला है तो इससे फिर से क्रिया कर लेगा, फिर आपको मिलता है ROH। बस अब प्रमुख बात ये कि आपको यहाँ ये याद रखना है कि बनता है कार्बोधनायन, N2 निकल जाता है, Cl निकल जाता है, आपको मिलता है R+, फिर जाके रिएक्शन बनता है, एक तुरंत बनता है फिर आगे बढ़ जाता है। और अगर आपको मिला है कार्बोधनायन तो आपको ये बात याद रखना है कि यहाँ पे शिफ्टिंग हो सकता है, शिफ्टिंग की संभावना होगी, संभावना होती है। अगर आप इससे कराएंगे तो भी याद होगा, तो आपको मिलेगा एल्कोहल, ठीक है। अगर आपने Na2 + HCl लिया तो आपको यहाँ पे 2 HCl यूज करना पड़ेगा थोड़ा सा। अगर आपने ये लिया, आपको यही वाला रिएक्शन कराया है, मैंने कराया है यही वाला रिएक्शन, यहाँ पे क्या निकलता है, अगर इसका यूज करेंगे तो 2H और 2H 2 ऑक्सीजन क्या निकल जाता है, 2H2O निकलता है, दूसरे केस में 2H2O निकलता है और एक Na और एक Cl निकल जाता है, 2H2O मान लें कि भाई 2H इधर है और 2H इधर है और 2 ऑक्सीजन है, 4H 2 ऑक्सीजन 2H2O, एक Na एक Cl एक NaCl निकल गया। अब बचा क्या, Rn बचा है और N बचा है, एक Cl बचा है, वही बनाएगा ना Rn2Cl। तो चाहे इसका यूज करें चाहे इसका यूज करें, अगर आपको केवल ये ही लिखा है तो भी बनाना है डाइएजोनियम, ये बना के Rn2 बना देना है। केवल अगर ये लिखा है तो Rn2+ बनाएंगे, Cl कहाँ से लाएंगे, केवल ये लिखेगा तो Rn2+ बनाना है, फिर जाके रिएक्शन बनेगा, फिर भी कार्बोधनायन, तब जाके रिएक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको देखो बता दूं मैं, अगर आपको दिया CH3NH2 दिया है, इसकी क्रिया अगर आपको कराना हो, ये रिएक्शन होता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे ना, लो टेम्परेचर पे होता है। आप चाहे HNO2 लिखें चाहे क्या लिखें NaNO2 + HCl, बनाना है आपको क्या, आप बनाएंगे CH3N2 + Cl माइनस, मान लो ये लिया तो बनेगा CH3N2 + Cl- मिलेगा। अब ये फिर से जल से क्रिया करेगा और यहाँ पे जो जल मुक्त हुआ है उसी से क्रिया करेगा, H2O से क्रिया करेगा
फिर आपको मिलेगा, जानते हैं क्या, यहाँ से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं चाहे तो H प्लस OH माइनस में, HCl निकल जाएगा, N2 हट जाएगा। देखो ध्यान से, H और Cl निकल जाता है, N2 हटता है, N2 गैस के रूप में, OH जाके जुड़ता है, आपको मिलता है CH3OH। क्या क्या निकला है, N2 निकलेगा और क्या निकलेगा, HCl। अगर आपने यहाँ पे एथिल कर लिया, जैसे मान लो C2H5 कर लिया, NH2, क्या होता है, आपको मिलता है HNO2 या NaNO2 प्लस HCl। टेम्परेचर भी याद रखें, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ भी वही टेम्परेचर लिख देना आप लोग। आपको मिलेगा C2H5 N2 प्लस Cl माइनस। फिर मिल जाएगा आपको, जल से क्रिया होगी, जल से क्रिया होगी, आपको मिलेगा C2H5OH। क्या निकलेगा क्या नहीं, सब निकाल लेंगे। सबसे प्रमुख बात ये है, अगर आपने यहाँ पे ये लिया ना, आपको ये बात पता होना चाहिए कि कुछ समय के लिए क्या बनता है, कुछ समय के लिए यहाँ पे मिलता है कार्बोधान, ये बात पता होना चाहिए। चाहे बना के कार्बोधान, जैसे यहाँ से पहले बनाओ इसको, फिर CH3 प्लस बना के फिर अटैक कराओ, ऐसे यहाँ भी C2H5 प्लस बना के फिर अटैक कराओ। सबसे प्रमुख बात ये है, यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना, क्रिया कराएंगे, NaNO2 प्लस HCl से मान लो लिख दे रहा हूं मैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप है, आपको मिलेगा CC ना, N2 प्लस Cl माइनस मिलेगा, और कुछ समय के लिए यहाँ पे ये मिलेगा ना, मिलेगा कार्बोधान। अब यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट डिग्री है, फर्स्ट डिग्री कार्बोधान है, तो यहाँ पे होगा शिफ्टिंग, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट लिख सकते हैं, या सीधा लिखो शिफ्टिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस यहाँ आएगा, अब जाके जल क्रिया करेगा, फिर जाके आपको मिलेगा सेकेंड डिग्री एल्कोहल। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऐसा देखो तो आप नॉर्मली बना लेंगे, लेकिन इससे फर्स्ट डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा। ये वाला एमीन रहेगा तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा, सेकेंड डिग्री मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। मैं यहाँ बात कहूँ एरोमेटिक वाला, एरोमेटिक वाले के बारे में जो है अभी आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल बता दिया जा रहा है यूज के बारे में, जो बनाएंगे यहाँ पे ना, उसके यूज के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो प्राथमिक एरोमेटिक एमीन है, ये C6H5NH2, ये अगर नाइट्रस अम्ल से क्रिया करता है तो उस केस में जानते हैं क्या बनेगा, आपको मिलता है एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण, बेंजीन रिंग रहता है, और बेंजीन रिंग के पाए जाने की वजह से ये स्थायी होता है। तो आप लिख सकते हैं कि स्थायी एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण का निर्माण करता है, जिसका उपयोग अनेक अन्य एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर आप लेंगे C6H5NH2, इसकी क्रिया चाहे HNO2 से कराएं, चाहे NaNO2 प्लस HCl से कराएं, चाहे HNO2 प्लस HCl लिखा हो, बात एक ही, आपको मिलेगा, मान लो ये वाला बात कर रहा हूं मैं, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आपको मिलेगा C6H5N2 प्लस Cl माइनस। यहाँ पे कहाँ शिफ्टिंग होगा, ये देखो आपको ये ये तो बहुत अस्थायी है, यहाँ पे नहीं बनता कार्बन, यही बात है, यहाँ पे बनता ये है फेनिल धनायन ना, फेनिल धनायन बहुत अस्थायी होता है, मैं लिखा चुका हूँ, ये बहुत अस्थायी होता है, इसी वजह से ये नहीं बनता है। यहाँ पे नहीं बनाना है कार्बन, केवल एलिफेटिक के केस में बनाना है। यहाँ पे देखो ये मिला है, ये खुद स्थायी है, वो अस्थायी था, फिर आगे उसको बदलना था, ये स्थायी है। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, ये जो मिला है एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण जो मिला है, इसको आप बोल सकते हैं एरोमेटिक डाईएजोनियम लवण। इसका उपयोग जानते हैं, जैसे मान लो ये मिल गया, इसका उपयोग अन्य अनेक मतलब दूसरे एरोमेटिक यौगिक के निर्माण में होता है। जैसे मान लो क्लोरोबेंजीन बनाना हो, आपने किया होगा, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, इन सब के निर्माण में इसका उपयोग होता है। ये जो मिला है, इसका उपयोग दूसरे
एरोमेटिक यौगिकों के निर्माण में हो जाता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे अभी आप, नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, ये सब इसकी सहायता से बनाएंगे आगे चल के। लिखो जी। अच्छा देखिए ध्यान से, एमिनो की अगली अभिक्रिया है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको पता है एरोमेटिक यौगिक दिखाते हैं ना, इसमें एनिलीन होगा, एनिलीन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आपको पता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ये लोन पेयर भेजेगा ना अपना, भाई NH2 समूह जुड़ा है, ये लोन पेयर भेजेगा, और लोन पेयर जब भेजेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आएगा, आर्थो पर और पैरा। तो जो NH2 समूह है इसको आर्थोपैरा सक्रियक या आर्थोपैरा निर्देशक कह सकते। एनिलीन एरोमेटिक यौगिक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाएगा। इसमें जो NH2 समूह है वो आप बना सकते हैं 5 अनुनादी संरचना इसकी, एनिलीन की 5 अनुनादी संरचना को आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या देखेंगे कि जो ये लोन पेयर भेजेगा, निगेटिव चार्ज कहाँ आएगा, आर्थो पर और आर्थो पोजीशन पे आएगा और पैरा पोजीशन पे आएगा। इसीलिए NH2 को क्या कहा जाता है, NH2 को आप बोल सकते हैं आर्थो पैरा निर्देशक कहिए, या आप इसको आर्थो पैरा सक्रियक भी कह सकते हैं, ठीक है। NH2 को यहाँ पे कोई भी ग्रुप होगा उसको आर्थो पैरा पे आके जुड़ना पड़ेगा सामान्य केस में। उसमें देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में सबसे पहले आप पढ़ेंगे ब्रोमीनन, ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन को जोड़ना हो तो आप जो है ब्रोमीनन को 2 कैटेगरी में पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे ट्राई ब्रोमिनेशन, 3 ब्रोमीन जोड़ना पड़ेगा, एक पढ़ेंगे मोनो ब्रोमिनेशन। इसी बात को याद रखें, ट्राई ब्रोमिनेशन और मोनो ब्रोमिनेशन, एक बार ब्रोमीन जब जाए। तो देखो ध्यान से, ट्राई ब्रोमिनेशन में क्या है, आप एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया आप कराएंगे ब्रोमीन जल से, Br2 प्लस वाटर से, Br2 और H2O होगा, ठीक है, Br2H2O लिखा हो, या H2O के स्थान पे यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड भी लिख सकता है। सामान्य केस में ब्रोमीन जल देगा आपको, Br2 वाटर देगा। तो आप ये इस चीज को ध्यान में रखें कि एनिलीन कभी भी ब्रोमीन जल से अगर क्रिया करता है Br2 प्लस वाटर से, ठीक है, प्लस वाटर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जानते हैं, यहाँ जहाँ जहाँ यहाँ से आपको मिलेगा 3 आप मान सकते हैं, Br2 के 3 अणु लेने हैं अपने मन से, आपको Br2 के 3 अणु लेने हैं, आपको मिलेगा 3 Br प्लस और 3 ठो Br माइनस मिलेगा, Br प्लस 3 ठो मिलेगा, 3 ठो Br माइनस। जो प्लस होगा आर्थो जितने भी, भाई 2 आर्थो है निगेटिव पे और एक पैरा निगेटिव पे है, तो तीनों के तीनों पोजीशन जो है Br प्लस से Br प्लस जाके कवर कर लेगा। आपको जो है Br NH2 के सापेक्ष एक बार आर्थो पे 2 बार मिलेगा, आर्थो पर, और एक बार पैरा पे मिलेगा। ये कब होगा, जब ब्रोमीन जल से क्रिया हो, और 3H निकलेगा, भाई यहाँ से 1H, यहाँ से 1H, 3H Br निकाल सकते हैं। बस इसी रिएक्शन को याद रखना कि जब भी एनिलीन ब्रोमीन जल से क्रिया करेगा तो ये बनाएगा, इसका नाम क्या है, आप इसको बोलेंगे अंकन यहाँ से होगा। तो देखिए ध्यान से, अंकन यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6, क्या लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, इसी का श्वेत अवक्षेप मिलता है, सफेद अवक्षेप, ये नीचे बैठ जाता है। इस बात को याद रखें, वही याद करना है कि ट्राई ब्रोमिनेशन में वही लिखा ना कि एनिलीन कमरे के ताप पर ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करके यही बनाता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन का श्वेत अवक्षेप देता है। इस रिएक्शन को याद रखें। एक है मोनोब्रोमिनेशन, देखो ध्यान से, अगर बात करें दूसरा हेडिंग मोनोब्रोमिनेशन की, अगर बात करेंगे ना, एक ही बार ब्रोमीन जोड़ना है। जानते हो उस केस में क्या होता है
कि सबसे पहले एनिलीन की क्रिया, देखें ध्यान से, सबसे पहले एनिलीन की क्रिया कराई जाती है CH3COCl से। इससे कराते हैं CH3COCl, तो यहाँ से HCl निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा HCl। तो भाई क्षारक यूज करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे देखो एक H एक Cl निकल जाएगा भाई, HCl निकलेगा, तो उस केस में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्षारक पिरीडीन, और यहाँ पे ये ग्रुप जाके जुड़ जाएगा भाई, ये एसिटिल ग्रुप जाके इधर जुड़ेगा ना, H और Cl निकल जाएगा, ये ग्रुप जाके उधर जुड़ेगा, आपको यहाँ ऐसा मिलेगा, ये होगी NH C डबल बॉन्ड O CH3, ये मिल जाएगा, यही मिलेगा भाई, NH C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसमें ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, Br2 से क्रिया अब कराई है। मोनो केस में पहले इसको बल्कि इसको भारी बनाया जाएगा, भारी, इसको, ये छोटा ग्रुप था, आराम से इलेक्ट्रॉन भेज दे रहा था। यहाँ पे क्या है ना, ये जो आपका लोन पेयर नहीं है, ये इसके साथ भी कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर, तो उसके साथ भी कॉन्जुगेशन में होने की वजह से इधर इलेक्ट्रॉन कम भेज पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन होता है वो स्पेशली केवल पैरा पे जुड़ता है। एक तो बड़ा ग्रुप है, आर्थो पे नहीं जाता, क्योंकि रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा, तो इसी प्रतिकर्षण से बचने के लिए यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ आएगा, विशेष रूप से पैरा। तो आपको मिलेगा, रिएक्शन को याद रखें बस, NH मिलेगा, C डबल बॉन्ड O CH3 है, अब Br कहाँ आएगा, इसका नाम है एसिटेनिलाइड, इसका जो नाम, ठीक है, एसिटेनिलाइड, ठीक है, इसको बोल सकते हैं पैरा ब्रोमो एसिटेनिलाइड, ये मिलता है। अब इसके बाद इसकी क्रिया जल से कराते हैं, H2O H प्लस से कराएं, चाहे OH माइनस जो भी ले लें, चाहे H प्लस हो चाहे OH माइनस हो, बात अलग है। कि मान लीजिए H2O से क्रिया कराया गया, H प्लस रहेगा, तो आप इसको ब्रेक करें H प्लस और OH माइनस में, ये ब्रेक होगा ना, यहाँ क्या आएगा, इधर आएगा माइनस, और इस पे क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा प्लस में, नाइट्रोजन ज्यादा वितरणी है, तो H इधर चला जाएगा, आपको NH2 मिल जाएगा, और फिर वो मिल जाएगा CH3COOH, CH3COOH। तो कुल मिला के आपको मतलब एनिलीन में जो है ब्रोमीन अगर एक ही बार लाना हो, पैरा पे विशेष कर, तो आप क्या करेंगे, पहले उसका जो है, हाँ पहले इससे क्रिया कराएंगे, एथेनॉइल क्लोराइड से इसको बल्कि बनाएंगे, फिर ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, पैरा पे जाएगा, फिर उसके बाद जल अपघटन करा देंगे, आपको मिल जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, क्लियर हो पा रहे हैं आप। इसके बाद देखो अगली जो अभिक्रिया होगी, अगला होगा आपका नाइट्रेशन, नाइट्रोकरण कह सकते हैं, नाइट्रोकरण कहें चाहे नाइट्रीकरण कहें, नाइट्रीकरण, अंग्रेजी में बोलते हैं नाइट्रेशन। इसमें जानते हैं क्या होगा, आप एनिलीन की क्रिया, देखो ध्यान से, एनिलीन की क्रिया किससे कराते हैं, सांद्र चिन्होत्री, सांद्र चिन्होत्री व सांद्र H2SO4 से कराते हैं, तो जानते हैं क्या मिलता है आपको, यहाँ NO2 जाके जुड़ेगा ना, आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, NO2 प्लस, यही जाके जुड़ता है। यहाँ पे जानते हैं ट्राई वाला प्रोडक्ट नहीं मिलता, एक ही बार है, मोनोनाइट्रेशन कह सकते हैं आप लोग, नाइट्रीकरण में एक ही पढ़ेंगे मोनोनाइट्रेशन। लेकिन ना यहाँ पे जो NO2 ग्रुप मिलता है वो आर्थो पे मिलता है और पैरा पे मिलता है, दो प्रोडक्ट मिलते हैं, साथ में अच्छा अमाउंट में मेटा भी मिलता है। इसकी वजह है बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या मिलता है, जो NO2 NH2 के सापेक्ष कहाँ मिलेगा, आर्थो पे मिलता है,
ठीक है। NO2 कहाँ मिलेगा? आर्थो पर। कहाँ मिलेगा फिर? पैरा पर मिलेगा। इसके अलावा क्या मिलता है? हाँ, मेटा पर भी मिल जाता है। और आपको बता दिया जाए, इसका जो परसेंटेज नहीं होता है कि यहाँ ये पैरा पे 51% होता है, मतलब ये प्रोडक्ट 51% मिलता है, और ये मिलता है 47%, और ये मिलता है 2%। पैरा तो ज्यादा बनबई करता है, आपने ये पढ़ा हुआ है, पैरा ज्यादा बनता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा मात्रा में, बढ़िया मात्रा में मिलता है मेटा। इसकी वजह क्या है पता है? जो एनिलीन नहीं है, एनिलीन प्रबल अम्ल है ना, ये भाई अम्ल है, अम्लीय माध्यम है, क्रियाएं कर रहा है लेकिन अम्लीय माध्यम है। तो एनिलीन जो है अम्लीय माध्यम में, एनिलीनियम आयन का निर्माण करता है। ठीक है, एनिलीनियम आयन का निर्माण करता है, जो कि मेटा निर्देशक होता है। लिख देंगे। तो ध्यान दें आप लोग, जैसे अगर बढ़िया प्रबल अम्लीय माध्यम हो जाएगा ना, तो वहां से H+ मिल जाएगा उसको। तो एनिलीन क्या करेगा पता है? NH2 H+ को ग्रहण करेगा, क्योंकि अम्लीय माध्यम है, H+ को ग्रहण कर लेगा। ग्रहण करने के बाद ये मिलाएगा, ये बनाएगा आपका NH3+ बनाएगा। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो मजबूरी में NO2 को कहाँ जुड़ना पड़ेगा? प्लस के पास नहीं जाएगा वो, अब मेटा पे जुड़ना पड़ेगा उसको। इस बात को याद रखना है पहली बात, कि एनिलीन का कराएंगे नाइट्रीकरण, तो क्या क्या मिलता है आपको प्रोडक्ट? आर्थो पैरा, उसके साथ मेटा बढ़िया मात्रा में होगा। 51% पैरा है, 47% मेटा है, फिर 2% आर्थो है। अब मेटा पे इतना बढ़िया प्रोडक्ट मिलने की वजह क्या है? यही वजह है कि एनिलीन क्या करता है? अम्लीय माध्यम में एनिलीनियम आयन का निर्माण करता है, जो कि क्या होता है? मेटा निर्देशक। आपने ये जान लिया, देखो फटाफट। अच्छा देखिए ध्यान से, ये नाइट्रीकरण है ना, तो आपने देखा आर्थो मेटा पैरा 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अगर आपको विशेष रूप से ही क्या बनाना हो, पैरा बनाना हो, अधिकांश मात्रा में पैरा को ही बनाना हो विशेष रूप से, तो जानते क्या करेंगे? आप जो है लेंगे एनिलीन, इसकी क्रिया पहले किससे कराएंगे? CH3COCl से करा देंगे, और यहाँ पे यूज करेंगे क्षारक। HCl निकलेगा ना, उसको जानते रहिए आप लोग, HCl निकलेगा। और उसके निकलने के बाद आपको मिलेगा बेंजीन, यहाँ पे NH मिलेगा, और क्या होगा? C++ मिलेगा। फिर इसका कराइए नाइट्रीकरण, सांद्र HNO2, सांद्र HNO3 होना चाहिए, वह सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे। फिर अब जाके NO2 विशेष रूप से पैरा पे मिलेगा, आर्थो पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है NH3 और यहाँ पे पैरा पे मिलेगा NO2। इसके बाद इसका करा दीजिए लवघटन, H2OH+ से क्रिया करा दीजिए। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा NH2 मिल जाएगा, और ये क्या मिलेगा? ऐसा ब्रेक होगा ना, ये ब्रेक होगा H+OH- में, आपको मिलेगा NO2 होना चाहिए, NH2
NO2 पैरा पे हो जाएगा और साथ में मिलेगा CH3COOH। इसका नाम है पैरा नाइट्रो एनिलीन। पैरा नाइट्रो एनिलीन, ठीक है, ये पैरा वाली बात है। अब इसके बाद अगली अभिक्रिया आप पढ़ेंगे सल्फोनीकरण। ये थोड़ा याद रखिए आप। सल्फोनीकरण वाली केस क्या है कि अगर आप एनिलीन की क्रिया सांद्र H2SO4 से कराएंगे ना, सांद्र H2SO4 से, तो ये ना ब्रेक होता है H+ में और मिलता है SO3H मिलेगा ना। आपको देखो, आपको इस प्रकार का योग मिलेगा, H+ को जोड़ लेगा ये और फिर देखो क्या मिलता है, NH3+ कर लेगा और आपको मिलेगा SO3H और इधर क्या रहेगा माइनस, O पे माइनस से बता दे रहा हूँ। आप अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, ऐसा मिलता है, ये ऐसा मिलेगा, O पे रहेगा माइनस HA+, ऐसी कंडीशन होती है। तो ये H को जोड़ के पहले बनाता है NH3+ और SO3H जुड़ जाता है साथ। ये विशेष केस है। एनिलीन के लिए थोड़ा सा कुछ विशेष कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, याद रखना है। इसके बाद इसको जो है 453 से लगभग 453 केल्विन टेम्परेचर होता है, ठीक है, उस पर क्रिया कराते हैं ना, तो यहाँ से समझो, यहाँ से एक H निकलता है, एक H यहाँ से और एक O निकल जाता है। और को पहले ये SO4 होना चाहिए ना, SO3 क्यों होगा यार, SO4 होना चाहिए, SO4 माइनस मिलेगा और H रहेगा। यहाँ से देखिए एक H, यहाँ से एक H, यहाँ से एक O, यहाँ से H2O निकलता है। अब बचा आपका SO3 और यहाँ पे NH2 बचा है। जो SO3 ना बचता है वो आके पैरा पे जुड़, आर्थो पे न जुड़कर पैरा पे जुड़ता है। तो जब SO3 आएगा ना, तो इसके पास H भी है ना, कुल मिला के वो बन जाएगा SO3H। यहाँ से SO3 आएगा, पैरा पे जुड़ेगा और H भी है, इसके पास H है, तो जोड़कर उसको मिला लेगा, बना लेगा SO3H। आपको इस प्रकार से यौगिक मिलता है। NH2 मिलेगा और क्या मिलता है, इसका नाम होता है पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसको ज्यादा वरीयता दी जाती है, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसी का एक और नाम है, इसको बोलते हैं सल्फेनाइलिक एसिड, सल्फेनाइलिक एसिड। आगे चल के ना, जैसे आगे चल के ये यहाँ से एच देता है इसको, मतलब ये आपस में बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा ज्विटर आयन के बारे में, ये अम्लीय समूह है, ये कौन सा समूह है, क्षारीय समूह है। ये अम्लीय समूह H+ को देता है, H+ को देता है, तो यहाँ पे SO3- बनता है और यहाँ पे NH3+ बनता है। इसी आयन को यहाँ पे जो है दो प्रकार का आयन बनता है ना, यहाँ प्लस और माइनस दोनों रहते हैं, तो उसी आयन को ज्विटर आयन कहा जाता है। ज्विटर आयन क्या है कि ये आगे चल के ना यहाँ से H+ देता है इसको, यहाँ से H+ मिलता है और ये इसका जो क्षारीय समूह है लोन पेयर इसको ग्रहण कर लेता है और आपको मिलता है NH3+ और क्या मिलता है SO3-। एक ही यौगिक में अगर दो आवेश होंगे, एक ही यौगिक यहाँ पे दो धनावेश ऋणावेश दोनों है ना, इसी को कहा जाता है द्विध्रुवीय आयन। दो ध्रुव हैं, द्विध्रुवीय आयन, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, ज्विटर आयन। एक ही यौगिक में अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों बन जाएंगे तो उसे आप ज्विटर आयन कहें या बोल सकते हैं द्विध्रुवीय आयन, ठीक। लिखो, और ये थोड़ा सा इस बात को भी याद रखें कि आपने पढ़ा था ना कि बेंजोइक अम्ल जो है इस अभिक्रिया को नहीं दिखाता है। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्कीन व फ्रीडेल क्राफ्ट एसीटिलीन अभिक्रिया को कौन नहीं दिखाता है, बेंजोइक अम्ल, और उसके साथ में ये भी नहीं दिखाता। दो यौगिकों के विषय में रख दीजिए।
फिडर क्राफ्ट एल्कीलन और फिडर क्राफ्ट एसीटिलन अभिक्रिया को कौन नहीं दिखाता है? बेंजोइक अम्ल और एनिलीन, तो हो जाओगे। देखो